हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे हाजिर हूँ हमारे नए इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है बैक टू स्कूल। दोस्तों, बैक टू स्कूल के इस सेशन में फिलहाल हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ है क्लास 12 की एनसीईआरटी। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्लास 12 की चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे देखते हैं। सबसे पहले इसके हेडिंग को देखते हैं। देखिए, इसका हेडिंग है इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। जो 18वीं शताब्दी का जो भी समाज था या जो राज्य थे उस समय के, वो कैसे थे उनकी चर्चा की गई है इस चैप्टर में। याद कीजिए, वो समय है जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी है 1707 में, और उसके जो सक्सेसर हैं बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फरुखसियर वगैरह, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना कि औरंगजेब था। ऐसे कंडीशन में पूरा मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, डिजॉल्व हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे रूलर थे वो अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इमर्ज किया भी। जब मोहम्मद शाह के बाद देखिए तो बहुत सारे एरिया जो है छोटे छोटे एम्पायर स्टेब्लिश हो गए। तो उन्हीं सारे एम्पायर के विषय में या सोसाइटी की कैसी कंडीशन थी, इकोनॉमिकल या सोशल कंडीशन कैसी थी, उसके विषय में डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, इसमें हैदराबाद के विषय में और कर्नाटक के विषय में डिस्कस किया गया है। बंगाल है, अवध है, केरला, मैसूर, बहुत सारे जो छोटे छोटे रीजन हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैदराबाद और कर्नाटक को डिस्कस करते हैं। लेटर ऑन हम बंगाल, अवध, केरला वगैरह, मैसूर वगैरह सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैदराबाद को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हैदराबाद का जो कंडीशन क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन, उसे देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान वाला हैदराबाद अलग है, उस समय का जो हैदराबाद राज्य था वो बिल्कुल अलग था। ये जो साउथ इंडिया में जो करंट का हमारा वर्तमान का कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कर्नाटक का ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका, इन सबको मिला के उस समय का हैदराबाद स्टेट था। और इसी में इसी का सब पार्ट कर्नाटक था। कर्नाटक अलग है, वो कर्नाटक उस समय कर्नाटक थोड़ा अलग था। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये एस्टेब्लिश कैसे हुआ। याद कीजिए, जब हम मोहम्मद साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे मुगल एम्पायर को, तो हमने देखा था कि उसका एक वजीर था निजाम उल मुल्क असफ जहाँ, जिसने उसे सैयद बदर के चंगुल से छुड़ाया था और नया रूलर बनाया था। याद कीजिए, औरंगजेब के समय के बाद से जो सबसे बड़ा कोई मंत्री या वजीर निकल कर आया था तो ये निजाम उल मुल्क ही था, और इसलिए इसे दक्कन का वायसराय का टाइटल भी दिया गया था। इसने ही सबसे पहले कोशिश की कि मोहम्मद शाह को समझा बुझा के बड़े से एरिया पर रूल किया जाए। उसे पता था मोहम्मद शाह के पास बहुत बड़ा एरिया था उस समय तक, लगभग समझिए आधे से अधिक इंडिया अभी भी था उस समय। तो उसे लगा कि क्यों ना इस पूरे के पूरे एरिया पर राज किया जाए। उसने कोशिश भी की मोहम्मद शाह को समझाने की, बट मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, उसके पास हरम के अलावा कोई टाइम ही नहीं था, तो इसलिए उसने इसे इग्नोर किया। और इस चीज़ को समझते हुए जो आजम शाह, आसफ जाह, निजाम उल मुल्क था, उसने 1720 से लेकर 1722 तक दक्कन में, जो यहाँ वर्तमान वाला जो ये हैदराबाद वाला इलाका है, यहाँ पर दक्कन में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया इसने और अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। उसे समझ में आ गया था कि कहीं पूरे बड़े एरिया के चक्कर में छोटा एरिया भी मैं अपने हाथ से ना खो दूँ, तो इसलिए इसने पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया 1722 तक। उसके बाद फिर से गया अहमद शाह के पास, मोहम्मद शाह के पास। तो मोहम्मद साहब ने इसे इग्नोर किया। ऐसी कंडीशन में 1724 तक आते आते इसे यह रियलाइज हो चुका था कि मोहम्मद शाह के चक्कर में इसका भी करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शाह तो भाई राजा हैं, रंगीला हैं, लेकिन इनके पास तो बहुत बड़ा एरिया थी भी नहीं उस समय। तो इसने मोहम्मद शाह को इग्नोर किया और आ गया साउथ इंडिया, और यहाँ पर इसने दक्कन के पास 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। तो ये कभी क्वेश्चन आता है अगर पीसीएस में, यूपीएससी में, कहीं पे भी, ये फैक्ट बेस्ड कि हैदराबाद स्टेट की किसने इस्टेब्लिश किया था, तो निजाम उल मुल्क ने किया था। कब किया भाई, तो 1724 में। ये पॉइंट याद रखेंगे। और उसके बाद रूल करना स्टार्ट करता है। देखिए, निजाम उल मुल्क ने कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? देखिए, इसको पता था, ये ऑलरेडी एक मुगल एम्पायर का वजीर था। इसे पता था कि अभी भी मुगल एम्पायर के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बहुत सारे पैसे हैं, वो जब चाहें तब इन्हें हरा सकते हैं और इनसे एरिया छीन सकते हैं। इस कंडीशन में इसने कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट, भले ही रूलर ना दिखाया हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही बिहेव करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। कैसे? जिससे चाहे उसने संधि की, जिससे चाहे उसने लड़ाई की,
जिसे चाहे इसने जागीर बांटी। तो ये सब सारी चीज़ें दिखाती थी कि असफ जहाँ अब अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रूलर दिखाना चाह रहा था और इंडिपेंडेंट रूलर दिखाना चाह रहा था। आगे देखते हैं। देखिए, औरंगजेब के डेथ के बाद जितने भी रूलर हुए उन सबको ये समझ में आ चुका था कि अब अगेंस्ट द हिंदू या इंटॉलरेंट होकर कभी भी बड़े एम्पायर को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर स्टैब्लिश कर भी लें तो उसे लॉन्ग टर्म में रन नहीं किया जा सकता। तो इसी को ध्यान में रखकर आसफ जहाँ ने भी हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई। और इसको एक फैक्ट है, ये प्रूव भी करता है कि इसके कोर्ट में एक पूरन चंद नाम का दीवान था जो बहुत ही ऊंचे पद पे था। तो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये भी हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट हो गया था। इंटॉलरेंट होने का मतलब ही नहीं था, उसे पता था कि रूल लंबे समय तक किया नहीं जा सकता। देखिए, इसने साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसे भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, जैसे कि जागीर वगैरह देना। जो जागीरदारी प्रथा थी मुगलों के टाइम की, इसने जागीरदारी को फिर से इंट्रोड्यूस किया अपने एरिया में, दक्कन वाले एरिया में, हैदराबाद वाले में, और लोगों में जागीरदारी बांटी, लोगों को स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली कहिए 1748 तक आते आते 1748 में इसकी डेथ हो जाती है। तब तक सोचिए, एक तरफ मराठा अपने आप को इमर्ज कर रहे थे, दूसरी तरफ अंग्रेज भी आ गए थे, वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में 1748 में आसफ जहाँ की डेथ ने हैदराबाद एम्पायर को पूरी तरफ से कोलैप्स कर दिया और पूरा बिखर गया। इसके साथ जो कर्नाटक था उसे भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो देखिए कर्नाटक का स्थिति देख लेते हैं, सिचुएशन जो जोग्राफिकल था, कंडीशन वो कहाँ था। जो करंट का हमारा जो तमिलनाडु वाला इलाका है और कुछ हैदराबाद वाला इलाका है, इन सारे मिलाकर कर्नाटक राज्य था उस समय। कर्नाटक उस समय का जो मुगल सूबा था उसी का एक पार्ट था, एक सूबा था मुगलों की। दक्कन में जो उनके दक्कन एरिया थे उनका एक सूबा था कर्नाटक। याद कीजिए, जब हमने आपसे मुगल डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मुगलों ने अपने एरिया को क्या किया था, सूबा में, सरकार में डिवाइड करके रखा था और सूबा सबसे बड़ा एरिया माना जाता था। ऐसी कंडीशन में कर्नाटक एक सूबे था जो मुगलों के अंडर में था। इनडायरेक्ट फॉर्म में कहिए कि जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो रूलर था, उसी के अंडर में आता था। अब जब हैदराबाद ने खुद को दिल्ली से अलग कर लिया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित कर लिया, इंडिपेंडेंट रूल करने लगा, ऐसे में समझिए कि जब आप अपने बॉस की बात नहीं मान रहे हो तो आपका जो सबऑर्डिनेट है वो भी आपकी बात नहीं मानेगा। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होता है। जो कर्नाटक कल तक हैदराबाद के अंडर में काम कर रहा था, अब अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ट्रीट करने लगा और जो निजाम थे उनके अथॉरिटी से अपने आप को पूरा का पूरा अलग करके रूल करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि अब समझिए कि सिचुएशन कैसी थी, सब लोग इमर्ज कर रहे हैं, तो इसने भी कहा कि हम भी इमर्ज करेंगे। ऐसे में जो कर्नाटक का डिप्टी गवर्नर था वो नवाब ऑफ कर्नाटक भी कहा जाता था, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। और इसने अपने पोस्ट को हेरिडिटरी बना दी है कि अब इसके बाद जो इसका सक्सेसर होगा, इसका सन या भतीजा ही इसके फैमिली का मेम्बर होगा। जैसे मुगलों में होता था, अभी तक उनका सन ही होता था, रूलर बनता था। तो इसने भी वही कोशिश की कि अपना जो पोस्ट था, ऑफिस इन सेंस कि जो महाराजा या राजा महाराजा वाला जो पद था वो हेरिडिटरी हो गई। अब इनके बाद इनके ही किसी संतान को, वंशज को मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखना है, सादतुल्ला खां जो था यही उस समय कर्नाटक का नवाब था और इसने अपने आप को हैदराबाद से अलग करके अलग बना लिया था एम्पायर। हेरिडिटरी हायरार्की में जो हेरिडिटरी थी इसकी, जो हेरिडिटरी पोस्ट जो थी, इसी कंडीशन में इसने अपने भतीजे दोस्त अली को अपना सक्सेसर बना दिया बिना निजाम की मंजूरी के बिना। मान लीजिए निजाम से इसने मंजूरी ली नहीं और अपना सक्सेसर किसे बनाया, दोस्त अली को। ऐसी कंडीशन में ये बात खुलकर आ गई कि अब निजाम जो है, निजाम के अंडर में ये नहीं है और अपने आप ये एक फ्री रूलर है। और यही वो समय था जब अपॉर्चुनिटी मिली किसे, ब्रिटिशर्स को, मराठाओं को, जो लोग अपने आप को और एक्सपेंस करना चाह रहे थे, अपने एरिया बढ़ाना चाह रहे थे। अब मराठा को भी मिल गया मौका कि ये एरिया भी कवर कर लिया जाए। इधर अंग्रेज भी आ चुके हैं, इन्हें भी लगा कि इस एरिया को कब्जा कर लिया जाए और इन लोगों ने इस चीज़ को मौका भी दे दिया। जब आपस में आप लड़ने लगते हो तो आप समझिए किसी बाहरी ताकत को ये मौका मिल जाता है कि आपको आसानी से हरा सकता है, क्योंकि आप जब आपस में ही लड़ोगे तो आप खुद कमज़ोर हो जाते हो। सेम चीज़ हैदराबाद और कर्नाटक में देखने को मिली और यहाँ आकर
कर्नाटक राज्य भी कोलैप्स हो जाता है। अब ऐसे में देखिए आगे हम बंगाल वाला जो एरिया होगा, जो अवध अलग इमर्ज कर रहा है, मैसूर अलग इमर्ज कर रहा है, कर्नाटक से इधर हैदराबाद से निकलकर यहाँ पे एक मैसूर राज्य की स्थापना हो जाएगी। बंगाल में अलग नवाब रूल करना स्टार्ट करेंगे, अवध में अलग लोग आ जाएंगे। तो इन सारे चैप्टर में जो डिस्कस किया गया इस चैप्टर में, उन सबको हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.